गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। छवि, प्रिंस, कैसे हो? आवाज आ रही है? चलो स्टार्ट है, ठीक है, रिकॉर्डिंग कर दी। चलो चलो बात स्टार्ट करते हैं बेटा। अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें अपन क्या करे थे, प्लैंक थ्योरी के अपन ने क्वेश्चन डिस्कस करे थे बेटा। ओके, जैसे काफी क्वेश्चंस तो अपने डिस्कस किए थे अलग अलग कॉन्सेप्ट के। मैंने कहा था एक क्वेश्चन और करवाऊंगा बच्चों। देखो बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बात करते हैं। चलो लिखो बेटा, लिखो द बॉन्ड एनर्जी, द बॉन्ड एनर्जी, द बॉन्ड एनर्जी of Cl2, the bond energy of Cl2, the bond energy of Cl2, the bond energy of Cl2 is 240 kilojoule per mole. The bond energy, लेट कैसे होगा बेटा? जेरोक्स लेने के लिए वो कहाँ गया? चलो ले लीजिए जेरोक्स। द बॉन्ड एनर्जी, कल जहां से अपने छोड़ा था उसके बाद एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं। लिखो द बॉन्ड एनर्जी, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 is 240 kilojoule per mole. The bond energy of Cl2 is 240 kilojoule per mole. Then calculate the wavelength of radiation, calculate the wavelength of radiation which is required, then calculate the wavelength of radiation which is required to break the, बोर्ड पे लिखा है Cl सिंगल बॉन्ड, Cl बॉन्ड which is required to break the Cl single bond Cl bond. क्लियर है? उससे देखो पूछा क्या, अब देखो बेटा इनडायरेक्टली इसमें थोड़ा सा क्या चेंज दे दिया हमें, बोला क्या है, क्या कि जैसे क्लोरीन है जो उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 240 किलोजूल पर मोल है। ओके, तो क्या होगा, उस वेवलेंथ, उस रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होगी, जो क्या हो, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ओके, सिंपल सी बात है बच्चों, हमें एनर्जी दे रखी है, हमें पूछा क्या है, वेवलेंथ यानी लेमडा पूछा है बच्चों। क्लियर है? और मैंने क्या कहा था, एनर्जी और वेवलेंथ की जहां बात आ जाए तो अपन क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं बेटा, एनर्जी और वेवलेंथ नाम सुनते ही E इक्वल टू क्या करते हैं, hc अपॉन लेमडा। यस और नो, करते नहीं करते? क्लियर बेटा, ठीक है। E इक्वल टू क्या होता है, hc अपॉन लेमडा। H और c की वैल्यू मुझे पता ही होता है और एनर्जी मुझे गिवन है, तो यहाँ से लेमडा आ सकता है, नहीं आ सकता? आ सकता है। तो अगर लेमडा कैलकुलेट करना हो तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, लेमडा इक्वल टू क्या हो गया, hc अपॉन e। यस और नो? इनकी अगर हम वैल्यू पुट करें बेटा, h की, c की, e की, तो लेमडा आएगा नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, लेकिन बेटा देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्या ट्विस्ट दे दिया बच्चों, समझना इस चीज को। देखो बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2, क्लियर, बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 की बॉन्ड एनर्जी कितनी बोली है बेटा, 240 किलोजूल पर मोल। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, हमें 1 मोल का बॉन्ड ब्रेक करना है या ओनली एक मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का। अपन ने क्या कहा बच्चों, देखो यानी Cl बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होगी, इसका मतलब ये बताओ एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे या नहीं करेंगे? यस और नो? अरे जो वैल्यू आएगी वो तो एक के रेस्पेक्ट में ही आ जाएगी, 1 मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में ही आ जाएगी बच्चों। यस और नो? क्लियर है बेटा? तो क्या लिखेंगे, देखो बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल, यानी Cl2 मॉलिक्यूल की देखो बेटा बॉन्ड एनर्जी कितनी दे रखी है हमें, 240 किलोजूल पर मोल दे रखी है। ये बताओ 1 मोल में मतलब कितने मॉलिक्यूल हो गए, Na। अरे 1 मोल का मतलब उसका नंबर एक्चुअल कितना है बेटा, Na है। क्लियर है? इसका मतलब क्या लिखेंगे, Na मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी है,
240 किलो जूल, और हमें एनर्जी किसकी चाहिए, वन मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में, यस और नो। अगर वन मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी उसी से तो जो हमारे पास वेवलेंथ आएगा वो कितनी आएगी बच्चों, वन मॉलिक्यूल की वेवलेंथ आएगी, यस और नो। क्लियर है बेटा। एक मॉलिक्यूल के बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी वो कब पता चलेगा, नो डाउट एनर्जी की हेल्प से वेवलेंथ आएगी, लेकिन एनर्जी की हेल्प से वेवलेंथ आएगी तो वो एनर्जी भी हमें क्या चाहिए, वन मॉलिक्यूल वाली चाहिए, ना कि वन मोल वाली। इसमें इनडायरेक्टली मैंने क्या दे दिया, वन मोल की एनर्जी दे दी है। तो मैं हमेशा कहता हूं जैसे सीधा वैल्यू पुट करके रटाफिकेशन से बच्चा वैल्यू पुट करता है फॉर्मूला रट के, तो आंसर रॉन्ग आता है। क्यों आता है, इस वजह से आता है। किस कंडीशन में क्या ध्यान रखना, बच्चा दिमाग लगाता ही नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कहाँ गलती करवाएगा। समझ में आ गया बेटा, क्लियर है। ये जो एनर्जी आपके पास है, नो डाउट एनर्जी से वेवलेंथ आ जाएगी, लेकिन ये एनर्जी वन मॉलिक्यूल की थोड़ी है, ये एनर्जी किसकी है बेटा, वन मोल की है। समझ में आ गया, वन मोल की है, इसका मतलब वन मोल में कितने मॉलिक्यूल है, एन मॉलिक्यूल। क्लियर है। वन मॉलिक्यूल में हमें पता, वन मोल में एन मॉलिक्यूल हो गया। तो ये बताओ बेटा, अगर हमारे पास नॉर्मली ये आ गया, क्लियर है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ वन मोल, तो ये अपन लिख सकते हैं बेटा, चलो मैं पूरा लिख दूं इसको, बॉन्ड एनर्जी ऑफ वन मोल Cl2 मॉलिक्यूल्स, ये आ गए मेरे पास। ठीक है, जैसे मैं इसको पूरा लिखूं, क्या लिखूंगा, ये इतनी आ गई 240 किलो जूल पर मोल। मैंने क्या कहा बच्चों, यानी क्या करेंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ वन मोल Cl2 मॉलिक्यूल्स, वन मोल Cl2 मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड एनर्जी मुझे कितनी दे रखी है, 240 किलो जूल दे रखी है। क्लियर है, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, मुझे वन मोल की थोड़ी चाहिए, वन मॉलिक्यूल की चाहिए, तो क्या लिखेंगे, इसलिए बॉन्ड एनर्जी ऑफ वन Cl2 मॉलिक्यूल, वन Cl2 मॉलिक्यूल, एक Cl2 मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, अरे सीधी सी बात है, ये तो वन मोल की है, वन मोल में मतलब कितने मॉलिक्यूल है, Na। क्लियर है। तो क्या करेंगे, इनडायरेक्टली Na मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी है, तो वन मॉलिक्यूल की कितनी होगी, 240 अपॉन क्या करूंगा, Na किलो जूल। ये समझ में आया मैंने कैसे किया, क्लियर है बेटा, कोई डाउट यहां तक, प्रिंस छवि, ये मैंने कैसे किया, समझ में आया, यस और नो, नो बेटा, समझ में नहीं आया, प्रिंस, प्रिंस समझ में आया या नहीं आया, आ गया, ठीक है बेटा। छवि, अभिषेक, बात समझ में आ गई बेटा। तो मैंने क्या कहा, ये पर मोल में हमारे पास एनर्जी है, यानी वन मोल मॉलिक्यूल की है बेटा, क्लियर है, पर मोल दे रखा है, यानी Na मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी इतनी है, तो वन मॉलिक्यूल की इतनी होगी। क्लियर है बेटा। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो लैम्डा इक्वल टू क्या करेंगे, क्या करना है बेटा, Hc, देखो बेटा H की वैल्यू कितनी करेंगे, 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -34। क्लियर है, ठीक है, जूल इनटू सेकंड होता ही है, मल्टीप्लाई बाय C क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, अपॉन में क्या कर देंगे बेटा, 240 अपॉन क्या करेंगे, Na किलो जूल, यस और नो, क्लियर है बेटा। ठीक है, अब ये बताओ, इसकी अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो देखो कैसे करेंगे रे, हमें पता 6.62 को 3 से करते हैं कितना आता है, 20। अरे ध्यान है ना, 20 करेंगे, ये सेकंड से बेटा सेकंड को उड़ा दो, क्लियर है, ये सेकंड से सेकंड गया बेटा। और क्या करेंगे बच्चों, देखो तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर देखो -34 प्लस 8 कितना हो गया, -26, यस और नो, क्लियर है बेटा। ये क्या आ गया, जूल इनटू मीटर, और अपॉन में क्या आ गया, 240, और हमें पता किलो को हटाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे, यस और नो, क्लियर है। ये Na ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, अरे Na ऊपर जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई बाई Na। अरे कैसे कर रहा हूँ, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ये जूल से जूल को उड़ा सकता हूँ, इनडायरेक्टली मुझे पता चल जाएगा मेरे पास वेवलेंथ किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी बच्चों, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से अपन Na की वैल्यू पुट करें तो क्या करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -26 मल्टीप्लाई बाय Na कितना होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23 अपॉन में कितना हो जाएगा, 240 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये मीटर में आ जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक, ओके ठीक है। अगर मैं करूँ बेटा, देखो कैसे, इससे इसको उड़ा दे तो कितना हो गया 40, यस और नो। इसको करे बेटा तो ये कितना हो जाएगा 5, अरे 4 से 20 को डिवाइड करे बेटा कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ये 10 टू पावर कितना हो गया बच्चों 3, और ये 1 4 हो गया, तो ये कितना हो गया 19, यस और नो। मैं कैसे कर रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो लेमडा कितना आ गया मेरे पास, लेमडा बच्चों देखो 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर, देखो बच्चों कितना बच गया, माइनस का 26 प्लस का 19 कितना बच गया, माइनस का 7, क्लियर है। तो कितना बच गया, माइनस का 7 मीटर, ये मेरा आंसर आ गया। समझ में आया कैसे किया, क्लियर है, बात समझ में आई बेटा। 6023 कौन सा, ये वाला गया,
ये बेटा एक्चुअल में क्या होता है 6.023 वैल्यू होती है, लेकिन कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए क्या करते हैं 6 ही यूज करते हैं बेटा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। क्या एक्चुअल बेटा क्या होता है, जैसे अवोगाड्रो नंबर नो डाउट 6.023 तो होता है, एग्जैक्ट है, लेकिन कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा 6 ही यूज करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट वही होता है। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो और को डाउट, तो ऑलमोस्ट अपना आंसर क्या आ जाएगा, तो 5 के आसपास जो होगा 4.9 हो चाहे 5 पॉइंट समथिंग हो, वो अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा, कैसे इसको 6 माना तो ये आया, 6 से थोड़ा सा ज्यादा है तो 5 से थोड़ा सा ज्यादा। क्लियर है, नोट करो फटाफट। बिल्कुल बेटा, ले लेते हैं, बात वही है। प्रिंस क्या कहा सर, इस फॉर्मूले की जगह वो एनर्जी ऑफ रेडिएशन वाला भी तो यूज कर सकते हैं, जहां एन की वैल्यू ये ले सकते हैं। बिल्कुल बेटा बात सही है, बात वही है। ओके, क्योंकि हमें पता है नॉर्मली बात करें तो क्या करते हैं, वन मॉलिक्यूल की एनर्जी अपन ये लेते हैं, तो एन की बात करते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लो इसको अपन ने क्या लिखा E अपॉन एन किया है, फाइनली जो एनर्जी की वैल्यू क्या है वो E अपॉन एन तो है, तो इस एन को इधर मल्टीप्लाई करूं तो एन की जगह एन आ जाएगा। बात वही है बच्चों, ओके। बिल्कुल उससे भी कर सकते हैं, एन की जगह सीधी एन वैल्यू पुट कर देंगे। चलो प्रिंस छवि बुझाने दे। ठीक, चलिए बेटा। चलो तो ये अपने बात की है प्लैंक क्वांटम थ्योरी की। बच्चों देखो, प्लैंक क्वांटम थ्योरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, हर टाइप के कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं, कैसे करना है क्या करना है बेटा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो यहां तक बात करने के बाद बात स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने मॉडल्स पर, ठीक है। एटॉमिक मॉडल्स के बारे में कौन कौन से मॉडल हमें डिस्कस करने हैं, क्या करने हैं, तो हेडिंग लिखो बेटा, एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स, एटॉमिक मॉडल्स। देखो बच्चों, एटॉमिक मॉडल्स की बात करें बच्चों, तो एक्चुअल में क्या करना, हमें एटम के बारे में जो जो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने मॉडल्स दिए थे बड़ा सीक्वेंस से, हमें उसके बारे में बात करनी है। क्लियर है, एटम के बारे में कौन कौन से मॉडल आए थे, कौन से क्या आते, जैसे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, सोमरफील्ड मॉडल या फिर क्वांटम मॉडल, वन बाय वन हमें डिस्कस करना है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो एटम के बारे में कौन कौन से मॉडल सीक्वेंस से बड़ा समझते जाना है इस बात को,
सबसे पहले हमें डिस्कस करना है थॉमसन मॉडल। ओके, सबसे फर्स्ट था बेटा थॉमसन मॉडल। उसके बाद नंबर सेकंड पर आया था रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। नंबर थर्ड पर आया था बेटा बोर मॉडल, और नंबर 4 पर आया था सोमरफील्ड मॉडल। ये सब साइंटिस्ट के नाम पे दे रखे थे बेटा। ओके ठीक है। नंबर 5 पर आया था क्वांटम मॉडल और वेव मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मॉडल और वेव मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, पहली बात तो बच्चे के दिमाग में आया कि सर आपने कहा कि ये मॉडल जो साइंटिस्ट के नेम पे दे रखे थे, तो लास्ट का जो हमें है कोई दिक्कत नहीं है, थॉमसन नाम हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, यानी रदरफोर्ड नाम हो सकता है, सर बोर भी नाम हो सकता है, सोमरफील्ड भी नाम हो सकता है, लेकिन क्वांटम या फिर वेव मैकेनिकल ये कौन सा साइंटिस्ट लॉन्च हो गया? एक्चुअल में क्या था बेटा, ये साइंटिस्ट का नाम नहीं था। लास्ट में नंबर 5 पे जो अपने मॉडल्स लिखा बेटा नंबर 5 वाला, वो क्या एक्चुअल में किसी एक मॉडल की बात नहीं कर रहा, इसमें 3 अलग अलग साइंटिस्ट के अपन कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ओके, कौन कौन सा? एक तो अपन पढ़ेंगे डी ब्रोगली वेव नेचर, ड्यूअल नेचर कॉन्सेप्ट। ठीक है, डी ब्रोगली साइंटिस्ट थे। फिर पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, एक पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थ्योरी। क्लियर है? यानी जो नंबर 5 वाला हमने लिखा है बच्चों, एक्चुअल में क्या होता है, 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे, डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंगर। उन तीनों के कॉन्सेप्ट को मिलाकर क्या किया गया, ये यूज किया गया, इसको बनाया गया। क्लियर है? हाँ, उन तीनों कॉन्सेप्ट की बेसिक थीम वही है बच्चों, तो तीनों को इसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? यहाँ तक याद रखना पहली बात तो। ओके ठीक है बच्चों, अब ये याद रखना मॉडल तो हम सारे पढ़ेंगे बेटा सीक्वेंस से। एक्चुअल में क्या होता है, टीचर ओनली 2 ही मॉडल बताते हैं, बाकी को स्किप कर देते हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 3 और नंबर 5 वाला इंपॉर्टेंट है। ओनली 3 और 5 वाला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है। बाकी जो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो हमने लिखा है, वो भले ही एग्जाम में क्वेश्चन ना आए, लेकिन आपका कोचिंग के क्वेश्चन बैंक है या फिर टेस्ट पेपर है, इनमें क्वेश्चन मिल जाता है। तो जो मॉडल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको तो हमें डिटेल से पढ़ना ही पढ़ना है। हर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, घुमा फिरा के कैसे कैसे क्वेश्चन हमें पूछ सकता है। क्लियर है? और जो मॉडल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, कम से कम उसका हमें बेसिकली इतना तो आइडिया होना चाहिए कि इसमें था क्या। समझ में आ गया? इसकी हम कुछ भी नहीं करेंगे। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा टाइम देंगे, और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, कम से कम उसका आइडिया जरूर होना चाहिए, तो उतनी स्टडी हम जरूर करेंगे। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? चलो, तो खास कर ध्यान रखना। तो कहने का मतलब क्या बेटा, देखो ये जो स्टार्टिंग का जो मॉडल है नंबर 4, स्टार्टिंग है 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा क्लासिकल मॉडल्स। ओके, इनको क्या बोलते हैं बेटा, क्लासिकल मॉडल। और ये जो नंबर 5 पे हमने लिखा है, ये होता है बेटा मॉडर्न मॉडल। क्या होता है ये? मॉडर्न मॉडल। ओके, बच्चा कहेगा सर ये क्या है? देखो बेटा, स्टार्टिंग में 4 क्या है, क्लासिकल मॉडल, पुराने टाइम के बोलते हैं क्लासिकल सॉन्ग, पुराने सॉन्ग। ओके, ये क्लासिकल मॉडल है, पुराने टाइम का मॉडल है, हमारे टाइम के मॉडल है बेटा। ओके, ये है मॉडर्न मॉडल, आपके टाइम के मॉडल है बेटा। ठीक है, बच्चा कहेगा सर इसमें फर्क क्या है, जैसे आपकी हमारी हेल्थ है वैसा ही फर्क है क्या? नहीं बेटा, एक्चुअल में क्या होता है, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है। ओके, कैसे? ये जो क्लासिकल मॉडल है स्टार्टिंग है, ये क्या है बेटा, डिपेंड्स ऑन, समझना इस चीज को, डिपेंड्स ऑन ओनली पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओनली पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ये स्टार्टिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन की ओनली पार्टिकल नेचर पर बेस्ड है बेटा, डिपेंड्स है, या फिर बेस्ड ऑन, अपन बेस्ड ऑन बोल सकते हैं और बेटर रहेगा, बेस्ड ऑन, यानी बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यानी ये किस पर बेस्ड है बेटा, इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर पर बेस्ड है, पार्टिकल नेचर पर बेस्ड है। यानी स्टार्टिंग में, अरे सीधी सी बात है, सीक्वेंस से ये मॉडल दिए गए थे, तो हमें पता है स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी क्या? नहीं बच्चों। ठीक है, स्टार्टिंग में सिर्फ इतना ही पता चला था, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा माइक्रो सबस्टांस है जिसका कुछ ना कुछ मास होता है। क्लियर है? उसी के लिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं, पार्टिकल यूज करते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना डस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल, सीधी सी बात है। पार्टिकल अपने क्या यूज करते हैं बेटा, ऐसा माइक्रो सबस्टांस जिसका कुछ ना कुछ मास हो बेटा, थोड़ा बहुत मास हो। क्लियर है? तो स्टार्टिंग में क्या मानते थे, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा माइक्रो सबस्टांस है जिसका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मास होता है, उसे क्या बोलते हैं, पार्टिकल नेचर में कंसीडर करते हैं। क्लियर है? स्टार्टिंग में सिर्फ इतना ही पता था बेटा, लेकिन आगे क्या पता चला था, ये किस पर बेस्ड है बेटा, बेस्ड ऑन ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यूअल नेचर कौन सी है बेटा, बोथ
पार्टिकल एंड वेव नेचर, बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर, ये ध्यान रखना बच्चों। देखो ये जो मॉडर्न मॉडल हमने लिखा है बेटा, ये क्या है, बेस्ड ऑन ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो ड्यूअल का मतलब क्या है बेटा, अपन बोलते हैं ना ड्यूअल सिम, ड्यूअल सिम मतलब डबल, आ गया समझ में। यानी जो मॉडर्न मॉडल बोला गया, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक थीम क्या है इसकी, ये इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर को कंसीडर करता है। ड्यूअल नेचर मतलब क्या, इसमें आगे डिस्कवरी में आगे डिस्कस किया, मतलब आगे स्टडी हुई तो पता चला इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की फॉर्म में तो होता ही होता है, साथ में क्या होता है, वेव की फॉर्म में कंटिन्यूअसली मूवेबल होता है। अरे याद है ना, अपने क्या कहा था, वेव, वेव का मतलब ही क्या होता है, यानी रैंडमली मूवमेंट करने वाला पार्टिकल। आ गया समझ में, क्या होगा वेव, वेव का मतलब ही क्या होता है, वेव की फॉर्म में कंटिन्यूअसली क्या होता है, ये मूवेबल फॉर्म में होता है बेटा। आ गया समझ में, क्लियर है। अरे आप जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे, ऑर्बिटल वगैरह अपन पढ़ते हैं बेटा, ऑर्बिटल अलग अलग शेप के देते नहीं देते, देते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है, उसी के अकॉर्डिंग तो क्या कहते हैं, ऑर्बिटल का नाम देते हैं, यस और नो, पी एक्स पी वाई पी जेड बोलते हैं ना। क्यों, इलेक्ट्रॉन एक जगह फिक्स नहीं होता, क्या करता है, रैंडमली मूवमेंट शो करता है बच्चों, ठीक है। जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग मूवमेंट शो करेगा वैसा ही नाम दे देंगे। कैसे, जैसे पी वाले होते हैं, डबल शेप तो होते हैं, डबल शेप होते नहीं होते पी ऑर्बिटल, इतना तो इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा बेटा, क्वांटम नंबर्स आप पढ़ रहे हो बेटा। तो क्या होगा, जैसे पी एक्स वाला है तो क्या करेगा, एक्स एक्सिस में ऐसे कंटिन्यूअसली मूवेबल फॉर्म में होता है, मूवमेंट करता रहता है, तो डबल शेप में स्ट्रक्चर बनती है, तो इसे बोलते हैं पी एक्स। क्लियर है। अगर पी वाई वाला, इसे पी वाई नाम क्यों देते हैं, अगर वाई एक्सिस में ऐसे मूवमेंट शो करते हैं तो उसे बोलते हैं पी वाई। क्लियर है। जेड एक्सिस में अगर ऐसे करें तो इसे क्या बोलेंगे, पीजेड। मेरा कहने का मतलब क्या समझ में आ गया, क्लियर है। तो क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन, इसको क्या है, ये मॉडर्न मॉडल है। मॉडर्न मॉडल मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन की दोनों नेचर को कंसीडर किया गया है कि पार्टिकल के फॉर्म में तो होता ही होता है, साथ में क्या किया गया, वेव की फॉर्म में कंसीडर किया, एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूफ किया गया। इलेक्ट्रॉन एक जगह फिक्स ना रहकर क्या करता है, वेव की फॉर्म में मूवमेंट शो करता है बेटा, समझ में आ गया। तो जो क्वांटम मॉडल है, क्वांटम मॉडल में क्या करेंगे, तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट को अपन इंक्लूड करेंगे, वो अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। समझ में आया बेटा, यस और नो। तो पहली बात तो बच्चे को आइडिया होना चाहिए, किसी मॉडल का नाम आ जाए तो मतलब क्या है, कैसे करना, तो अपन इनको वन बाय वन सीक्वेंस से डिस्कस करेंगे। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है। ये छाप दो बेटा ऐसा कैसा।
चलो बेटा कर ली नोट। चलो अब बात करते हैं बेटा 1 by 1 इन मॉडल्स के बारे में। ओके चलो तो बात स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 लिखो बेटा। नंबर 1 लिखो बेटा थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल ठीक है, कई सारे इसके निकनेम लिखना बेटा। ठीक है, अच्छा देखो क्या था कैसे था समझना इस चीज को। एक्चुअल बेटा देखो तो थॉमसन मॉडल मैंने ब्रैकेट में कई सारे इसके निकनेम लिखे बेटा, प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग, ठीक है, वाटरमेलन मॉडल। ओके कैसे होता है क्या होता है बेटा देखो समझना इस चीज को। प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग, इसका मतलब समझते हो क्या। प्लम पुडिंग बच्चों एक्चुअल में क्या था बेटा देखो, ये मॉडल क्या था, एक साफ साफ एक फार्म था बेटा। ठीक है, अपन फार्म में रख देते ना हर कुछ, ये ऐसे होता है वैसे होता है वैसे होता है। थॉमसन वाला केस भी ऐसे ही था बेटा। ओके तो दिस मॉडल इज ए फार्म मॉडल। ठीक है, बिल्कुल फार्म था बेटा, फुल्ली गप थी ये। ओके कैसे, प्लम पुडिंग, रेजिंग पुडिंग, किशमिश मॉडल, बूंदी मॉडल, लड्डू मॉडल, ये मॉडल वो मॉडल। देखो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, वही बात है, जब मार्केट में किशमिश खा रहे तो इसके अकॉर्डिंग बोल दिया एटम ऐसा होगा। ठीक है, बूंदी खा रहे तो एस बोला ऐसा होगा, किशमिश खा रहे तो बोले ऐसा होगा। और वाटरमेलन की बात है, वाटरमेलन समझते हो क्या, मतीरा समझते हो, अगर अंग्रेजों मतीरा समझते हो क्या, क्या होता है, एक छोटा सा फ्रूट होता है बेटा येलो कलर का, तो क्या होता है इतना बड़ा सा होता है। ठीक है बेटा, इसका मतलब समझते हो। प्रिंस छवि मतीरा समझते हो क्या रे अंग्रेजों, कितना होता है, छोटा सा फ्रूट होता है येलो कलर का, देखा ना। नो सर ग्रीन होता है, मतलब छोटा सा होता है, ग्रीन फ्रूट होता है बेटा, होता नहीं होता, यस और नो, ऐसा होता है, देखा ना। एक्चुअल में क्या होता है, बिल्कुल बेटा देखो, जो मतीरा होता है, तरबूज होता है, वाटरमेलन होता है, वो इसका समझने का सबसे बेस्ट एग्जांपल बेटा। ओके इन्होंने क्या कहा एक्चुअल में, देखो मैंने क्या कहा, ये बिल्कुल फार्म था बेटा। ठीक है, जैसे ये जो कुछ भी खा रहे थे उसी के दिमाग है, उसी के अकॉर्डिंग बोल दिया। यानी सारे मॉडल दिए ही क्यों गए, एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, एटम कैसा होता है, क्लियर है। तो जब क्या कर रहे थे बेटा, बूंदी वगैरह खा रहे थे तो बोले बूंदी की तरह होता है एटम। फिर क्या करते हैं बेटा, किशमिश खा रहे थे बोले किशमिश की तरह होता है, और मतीरा खा रहे थे बोले एटम है मतीरे की तरह होता है। ओके तो बिल्कुल ये फार्म था बेटा, मॉडल फुल्ली फार्म था, फुल्ली गप था बेटा, टोटली गप था ये बेटा। तो इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग दिस मॉडल एटम इज क्या हुआ, स्फेरिकल पार्टिकल। ओके इन्होंने क्या कहा, एटम कैसा होता है बच्चों, स्फेरिकल पार्टिकल होता है, in which positive charge symmetrically diffused and negative charge present in medium space. ओके इन्होंने क्या कहा, एटम एक स्फेरिकल पार्टिकल होता है, जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ बच्चों। ये मान लो एटम हो गया, ये लो बच्चों स्फेरिकल पार्टिकल बना दिया, क्लियर है। इन पॉजिटिव चार्ज सिमेट्रिकली डिफ्यूज है, पॉजिटिव चार्ज सिमेट्रिकली डिफ्यूज, इसका मतलब है इसके अंदर क्या होता है, ये ऐसे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, क्लियर है। ठीक है बेटा, और इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन मीडियम स्पेस, यानी बीच के स्पेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है बेटा। तो इन्होंने क्या कहा, ये तो क्या होता है, एटम होता है, क्लियर। और बीच में जो बिखरा हुआ पड़ा है बच्चों, फैला हुआ है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्ट, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्ट। और प्रोटॉन, इसे क्या बोला गया, प्रोटॉन, क्लियर है। और ये जो बीच बीच में प्रेजेंट है, ये क्या है बच्चों, नेगेटिव चार्ज पार्ट, नेगेटिव चार्ज पार्ट और इलेक्ट्रॉन। क्या कहा, समझ में आ गया। तो क्या कहा बेटा, इन्होंने क्या बोला एटम के बारे में, कि एटम क्या होता है, एक स्फेरिकल पार्टिकल होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज सिमेट्रिकली डिफ्यूज होता है, सिमेट्रिकली मतलब एक जैसे पूरे में बिखरा हुआ होता है, क्लियर है। और इसके बीच बीच के स्पेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। इसको समझने के लिए जो मतीरा होता है सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा। कैसे, मतीरा जब आप खाते हो बेटा, वाटरमेलन यू खाते हो बेटा, तो क्या होता है, इसका जो इंटरनल पार्ट होता है वो क्या होता है, कैसे कलर का होता है, रेड होता है, पक्का। सभी प्रिंस कैसा होता है रे, कैसा होता है, रेड होता है, रेड होता है, बिल्कुल इसका मतलब खाया, बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। तो कहने का मतलब क्या है, इंटरनल पार्ट जो रेड पार्ट है वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है। ठीक है, और बीच बीच में जो सीड होते हैं, आप जिनको नहीं छोड़ते हो वो भी ले जाते हो साथ में, तो बीच बीच में सीड होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे बीच बीच में सीड प्रेजेंट होते हैं, इन्होंने कहा वैसे ही क्या होता है, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, समझ में आ गया, क्लियर है। ठीक है, ब्लैक, ये किसने बोला रे, ठीक है, छविकान क्या कहा, ब्लैक होता है बीच का पार्ट,
बच्चों मैंने क्या कहा, हाँ थोड़े से ब्राउन टाइप से ब्लैक टाइप से सीड प्रेजेंट होते हैं बीच में, तो क्या कहा, यानी वाटरमेलन के अंदर जो रेड पार्ट है वो तो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा कि पॉजिटिव चार्ज ऐसे पूरे को कवर करता है अंदर के पार्ट को, क्लियर है। और जैसे बीच बीच में सीड प्रेजेंट होते हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे बीच बीच में रेड पार्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वैसे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पार्ट यानी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी जरूरत नहीं है बेटा, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो बेटा हेडिंग लिख ली क्या, ये हेडिंग लिखो और ये जटिल संरचना बनाओ जो इन्होंने बनाई थी। प्रिंस, छवि, अभिषेक, ये जटिल संरचना बन जाएगी क्या, अरे नहीं बन रही क्या, प्रिंस छवि नहीं बन रही, ट्राई करो बेटा, इफर्ट करोगे जरूर सीखोगे, हम भी बहुत मुश्किल से सीखे थे। कर लिए बेटा, कर लिए क्या, चलो बेटा लिखो इसके बारे में, लिखो अकॉर्डिंग दिस मॉडल, according this model, according this model, according this model, atom is a spherical particle, according this model atom is a spherical particle, atom is a spherical particle in which, according this model atom is a spherical particle in which positive charge, in which positive charge is symmetrically diffused, in which positive charge is symmetrically diffused, in which positive charge is symmetrically diffused, and negative charge, and negative charge, and negative charge and negative charge is present in medium space, and a negative charge is present in medium space, and a negative charge is present in medium space, negative charge is present in medium space, चलिए बेटा, चलो आगे हेडिंग लिखो बेटा, ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन मॉडल, ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन मॉडल, पहली बात तो बेटा देखो ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन मॉडल क्या था बेटा, मतलब समझते हो गया इसको, ड्रॉबैक का मतलब क्या है, इसकी कमियां, सीधी सी बात है। ओके, बच्चा कहेगा सर बेचारे ने एक ही तो बात बताई थी रो धो के, उसका भी ड्रॉबैक आ गया क्या, बिल्कुल बेटा इन्होंने काम ही ऐसे किए थे, कभी कहा था बूंदी की तरह होता है, कभी कहा किशमिश की तरह होता है, कभी कहा था तरबूजे की तरह, खरबूज की तरह होता है, कैसे भी होता है मतीरे की तरह, यानी फुली फार्म मिली थी बेटा, तो हमें पता ड्रॉबैक तो आने ही आने थे बेटा। ओके, मोदी जी की तरह ठीक है, देखा होगा बेटा।
होगा नहीं, ड्रॉबैक आते नहीं आते, ड्रॉबैक आते आते बेटा। वैसे ये भी क्या थे, ऐसे ही थे, बिल्कुल थे। कैसे बेटा, कैसे करना, क्या करना, समझना। पहली बात तो देखा इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था। एक्चुअल में ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है बेटा, देखो जैसे एक्चुअल में क्या करेंगे, जैसे मान लो आज हम किसी चीज पर स्टडी कर रहे हैं, सपोज करो बेटा, एक सिंपल सा एग्जांपल देखो बेटा, आज मान लो हम किसी चीज पर स्टडी कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमने कुछ रिजल्ट दे दिए कि ऐसे होगा, वैसे होगा, वैसे होगा, क्लियर है। अब मान लो आपके टाइम पे आप जब मान लो कोई स्टडी करोगे, कोई एक्सपेरिमेंट करोगे, तो सबसे पहले एक बात तो श्योर है, आप उसी चीज पे स्टडी करोगे मेरे सर ने क्या बताया था, ठीक है, उनको मुझे गलत प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहले उसी पर फोकस करोगे, सर ने क्या कहा था, सबसे पहले वो ढूंढ के लेके आओगे कि सर ने किस पर स्टडी की थी। अब तो सर गए, ठीक है, मुझे बहुत डांटते थे, अब मेरा टाइम आ गया, ठीक है, अब मैं बात करूंगा। तो कहने का मतलब क्या बच्चों, देखो हमारे टाइम के अकॉर्डिंग हमने जो स्टडी की है, नो डाउट कुछ साल बाद आप करोगे, 10 साल 20 साल बाद, तो जो भी आप स्टडी करोगे, तो नो डाउट आपकी एनर्जी, आपका फोकस, आपका नॉलेज, या फिर आपके पास जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है बेटा, वो सभी हमसे डिफरेंट है या नहीं है। तो नो डाउट बेटा आपके कुछ रिजल्ट्स अलग आ सकते हैं, क्लियर है। अब बच्चों क्या होगा, सपोज करो जैसे हमने मान लो किसी चीज के बारे में 4 पॉइंट्स बता दिए थे, मान लो 1 2 3 4 ऐसे होता है, वैसे होता है, वैसे होता है। फिर आप 1 बाई आपने जो स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग आप अपने रिजल्ट कैलकुलेट करोगे कि ऐसे होता है, वैसे होता है, वैसे होता है, ठीक है। फिर हमारे वाले एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आए थे उससे आप मैच करोगे कि सर ने कहा था ऐसा होता है, बिल्कुल मेरा भी यही आ रहा, मतलब ये सही है, क्लियर है, ठीक है। सर ने कहा था ऐसे होता है, ये तो किसी हाल में नहीं होता, ये गलत है। सर ने कहा था ऐसे होता है, बिल्कुल ये बात ठीक है। सर ने कहा था ऐसे होता है, लेकिन मेरा एक्चुअल में ऐसे आ रहा है, आपका जो अलग आ रहा है आप उसको प्रूफ कर दोगे, मतलब मेरे वाला गलत कॉन्सेप्ट गलत हो गया। अरे ऐसा तो ऐसा नहीं कि चारों के चारों गलत कर दोगे कि सर ने कहा था तो ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। जब 3 नहीं होते तो चौथा अपन होने नहीं देंगे, तो ये भी नहीं होगा। प्रिंस सभी ऐसा तो नहीं है क्या कि सारे क्रॉस मार दो कि सर ने जो बताए थे वो सब साफ है एकदम, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअल में कहने का मतलब क्या बेटा, देखो हमने जो रिजल्ट दिए थे उसके कुछ साल बाद आपने जो स्टडी किया तो क्या होगा, आपके रिजल्ट्स क्या आएंगे, हमसे कुछ डिफरेंट आ सकते हैं। आपके जो डिफरेंट रिजल्ट आए, अगर आप उसको अदर साइंटिस्ट सामने प्रूफ कर दोगे, इसका मतलब वो करेक्ट है, बाकी अदर साइंटिस्ट सेटिस्फाई है कि हाँ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल सही है, तो वो करेक्ट हो गए। और हमारे कॉन्सेप्ट के जो स्टेटमेंट रॉन्ग हुए थे वो हमारे मॉडल के ड्रॉबैक हो गए, ठीक है। यानी मॉडल तो बताया जाता है कि सर ने ये बताया था लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है, ठीक है। एक्चुअल में सर ने ये बताया था लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ड्रॉबैक का मतलब यही है। हर मॉडल का अपन ड्रॉबैक पढ़ेंगे क्योंकि हमें पता है सब में कुछ ना कुछ कमी जरूर है। मैंने कहा था वही बात है, कमी तुम में भी है बेटा, मुझ में भी है, शाहरुख खान में भी है, यस और नो। अरे कुछ ना कुछ कमी होती है। वैसे ही हर साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग किया, अच्छा ही किया था। बच्चा कहेगा सर इसने क्या अच्छा किया था, लड्डू खाए, बूंदी खाए, किशमिश खाया, मतीरा खाया, यही तो बताया था, खाया पिया तो किया था, कुछ भी किया लेकिन अच्छा किया, अच्छा खाया था, खा पी के गए थे अच्छे से, मस्त हो गए, तो वही इसका ड्रॉबैक है बेटा, क्लियर है। तो सबसे पहली बात बच्चों देखो, आपको याद है एटम की बेसिकली हमने स्ट्रक्चर बनाई थी फर्स्ट लेक्चर में, उसमें हमने क्या कहा था, एटम की स्ट्रक्चर में जो इसका पॉजिटिव चार्ज होता है वो ये बताओ पूरे एटम में फैला हुआ होता है या इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, सेंटर में होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, यस और नो। आगे के एक्सपेरिमेंट में पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज इन्होंने बोला है कि पूरे में फैला हुआ होता है, वो एक्चुअल में क्या होता है, पूरे एटम में सिमेट्रिकली यानी एक जैसा बिखरा हुआ नहीं होता, वो ओनली एंड ओनली इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, क्लियर है। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, आ गया समझ में, क्लियर है। तो क्या कहेंगे, द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल इज दैट इन दिस मॉडल पॉजिटिव चार्ज इज कंसिडर्ड सिमेट्रिकली डिफ्यूज। इस मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, इसमें पॉजिटिव चार्ज को सिमेट्रिकली डिफ्यूज माना गया था बेटा, जबकि ऐसा होता है क्या, नहीं। फिर इनसे बोला गया कि आपने कहा चलो ठीक है एटम ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है, लेकिन स्टेबल कैसे होता है। अरे नेचर में अगर सर्वाइव करना है, एग्जिस्ट करना है तो स्टेबल तो होना चाहिए ना, अनस्टेबल होगा तो खत्म हो जाएगा। जो भी अनस्टेबल होता है नेचर के अकॉर्डिंग खत्म होते नहीं होते। इन्होंने कहा एटम अगर नेचर में एग्जिस्ट करेगा, पूछा गया तो स्टेबल कैसे होता है, अपने एग्जिस्टेंस को कैसे ये मतलब सर्वाइव कर पाता है, कैसे रख पाता है, तो इनका पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये तो खाने पीने वाले हलवाई के खानदान से थे बेटा, ये तो ठीक है, ऐसा होता वैसा होता, बाकी इनके पास कोई रिप्लाई नहीं था इसका। तो लिखो बेटा ड्रॉबैक में नंबर वन लिखो, the biggest drawback of this model is that the biggest drawback of this model the biggest drawback of this model is that the biggest drawback of this model is that the biggest drawback of this model is that in this model positive charge is considered symmetrically diffuse.
In this model, positive charge is considered symmetrically diffused. Considered symmetrically diffused. बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बताएंगे। एटम स्टेबल कैसे होता है, बिल्कुल बेटा बताएंगे। स्टेबल होने का मतलब है जैसे ये बोला गया कि इसमें ऐसे प्रोटॉन होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो कैसे प्रेजेंट होते हैं जिससे एटम की शेप और साइज वगैरह पे कुछ भी कोई कुछ डिफरेंस नहीं आता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो स्टेबल कैसे होता है ये आगे जाके पता चला। बॉन्ड फॉर्मेशन तभी तो करते हैं। अरे कोई एटम होता है बेटा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कोई एटम होता है इलेक्ट्रॉन गेन करता है, करता नहीं करता? ये सब किसकी वजह से होता है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। आ गया समझ में? अरे कोई स्टेबल है तो वो रिएक्शन क्यों करेगा? यस और नो? जैसे अपन इनर्ट गैसेस के लिए बोलते हैं बेटा, इनर्ट गैसेस हमें पता है इनर्ट क्यों बोलते हैं, किसी अदर से रिएक्शन नहीं करती। रिएक्शन क्यों नहीं करती? क्योंकि स्टेबल होती है। स्टेबल क्यों होती है? तो क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। समझ में आ गया? ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो क्या होती है? स्टेबल फॉर्म में होती है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो स्टेबल कैसे होता है? ऐसे होता है बेटा। क्लियर? ये आगे की स्टडी में पता चला। क्लियर है? चलो बेटा, तो क्या कहा, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट पूरा हो गया ना। इन दिस मॉडल पॉजिटिव चार्ज इज कंसिडर्ड सिमेट्रिकली डिफ्यूज। क्लियर है? सेकंड स्टेटमेंट लिखो। दिस मॉडल does not explain about stability of atom. This model does not explain about stability of atom. This model does not explain about stability of atom. ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता। क्लियर है बेटा? चलो, फर्स्ट मॉडल का काम यहीं तक खत्म था बच्चों। देखो बच्चा कहेगा सर इसने एक तो कॉन्सेप्ट दिया था, दो आपने ड्रॉबैक लिखा दिए। बिल्कुल बेटा, इसका मॉडल ऐसे था, फुली फॉर्म था, तो जितनी अच्छाई थी उससे कहीं ज्यादा बुराई थी बेटा। ओके, चलो लिखो बेटा सेकंड मॉडल नंबर 2, रदरफोर्ड मॉडल। इसके निकले बेटा सोलर सिस्टम और प्लेनेटरी मॉडल। सोलर सिस्टम और प्लेनेटरी मॉडल। ये तो बेसिक सी बात है बेटा, स्पेक्ट्रल लाइन वाला। यहाँ तक तो कुछ पता ही नहीं चला था स्पेक्ट्रल लाइन नाम की कोई चीज होती है क्या, ये आगे जाके पता चला। तो नो डाउट अपन लिखने में कई सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक स्पेक्ट्रल लाइन की कोई जरूरत नहीं है बेटा। बात समझ में आई? जितनी जरूरत है अपन उतना ही लिखेंगे। स्पेक्ट्रल लाइन की बातें तो बोर मॉडल से आएगी। आ गया समझ में? और जब बोर मॉडल नंबर 3 वाला अपने पढ़ा है, सीक्वेंस से पढ़ेंगे अपन, वो ही स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में नहीं बताता डिटेल से, तो ये तो बताने का मतलब ही नहीं है बेटा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो यहाँ तक स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में लिखने का कोई मतलब नहीं है बेटा। क्लियर है? चलो बेटा, अब अपने बात की रदरफोर्ड मॉडल। और देखो बेटा क्या कहा इसके ब्रेक में, मैंने क्या लिखा है? सोलर सिस्टम और प्लेनेटरी मॉडल। ओके, बच्चा कहेगा सर ये क्या है, कैसे है? तो पहली बात तो बेटा ध्यान रखना, सोलर सिस्टम जो अपना यूनिवर्स का सिस्टम होता है बेटा, उसी के अकॉर्डिंग ये मॉडल था। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे? बिल्कुल बेटा, अपन 1 बाय 1 समझेंगे। सबसे पहले बेटा दिमाग में एक बात रखना, क्या? एटम के बारे में, यानी एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जितने भी मॉडल दिए गए, उनमें सबसे बेस्ट मॉडल यही था बच्चों। आ गया समझ में? सबसे ज्यादा माइंडेड वर्क रदरफोर्ड का ही था। बच्चा कहेगा सर जब इतना ही माइंडेड वर्क था, इतना ही अच्छा मॉडल था, तो बाकी के आगे के मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी? बोर मॉडल, सोमरफील्ड मॉडल, क्वांटम मॉडल, उनकी क्या जरूरत पड़ी? उनकी जरूरत इसलिए पड़ी बेटा, मैंने क्या कहा था, कुछ ना कुछ कमी सब में होती है, आप में हो, मुझ में हो, चाहे शाहरुख खान में हो। यस और नो? तो वही बात है, मॉडल बड़ा जबरदस्त था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी इसमें जरूर रह गई, और उसी को पूरा कवर करने के लिए या उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए आगे के मॉडल्स दिए गए बच्चों। आया समझ में? क्लियर है? लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, एटम की जो बेसिक थीम है एटम की स्ट्रक्चर के बारे में, वो इन्हीं की अप्लाई होती है बच्चों। इन्होंने जो बताया था, यानी एक्चुअल में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया, एक स्लेडर लगा दिया, एक सीढ़ी लगा दी बेटा। इसके अकॉर्डिंग क्या, जैसे वही बात है, को सीढ़ी लगा के छोड़ देता, फिर छत पे चढ़ना इजी होता नहीं होता, वो काम इन्होंने ही किया था। यानी एटम की जो बेसिक स्ट्रक्चर है बेटा, वो सारी इन्होंने एक्सप्लेन कर दी थी। बस आगे के जो मॉडल्स हैं उनमें स्ट्रक्चर वही मानेगी कि बिल्कुल रदरफोर्ड ने जैसे बताया था, बात सही है, लेकिन जब साइंटिस्ट ने कुछ इनसे क्रॉस क्वेश्चंस किए कि फिर ऐसे क्यों होता है, वैसे क्यों होता है,
उन बातों का ये जवाब नहीं दे पाए थे। क्लियर है? लेकिन आगे के साइंटिस्ट ने जब स्टडी की तो इन्होंने जो जो बताया था वो सारी बातें सही प्रूफ हुई थी बच्चों। समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, तो ये ध्यान रखना, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में सबसे ज्यादा माइंडेड वर्क था वो क्या था? रदरफोर्ड का ही था बच्चों। ओके, तो मेरा एक पहला एक स्टेटमेंट है बेटा, एक स्टेटमेंट सुनना। द सेटिस्फैक्शनरी एक्सप्लेनेशन अबाउट पोजीशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम फर्स्ट टाइम गिवन बाय रदरफोर्ड। ओके, मैंने क्या कहा? एटम के फंडामेंटल पार्टिकल मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, याद है ना? यानी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल की पोजीशन के बारे में सबसे पहले सेटिस्फैक्शन लाइक एक्सप्लेनेशन दिया। सेटिस्फैक्शन मतलब हम पे जिस पे ट्रस्ट कर सके, क्योंकि इससे पहले जिन्होंने बताया था, जिस ग्रेट पर्सन ने बताया था वो तो पूरा फार्म था ना बेटा। मतीरा खा रहे तो मतीरे जैसे होता है, किशमिश खा रहे तो वैसे होता है। लेकिन एक्चुअल में सेटिस्फैक्शन जिस पे बिलीव किया जा सके, यानी एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी पोजीशन एटम में कहाँ होती है, वो सेटिस्फैक्शनरी यानी सबसे अच्छे तरीके से फर्स्ट टाइम किसने बताया? रदरफोर्ड ने ही बताया बच्चों। क्लियर है? ठीक है। और रदरफोर्ड ने एटम की स्ट्रक्चर को कैसे एक्सप्लेन किया? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन किया बेटा। मैंने कहा भी था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट नाम आएगा बीच में, याद है ना? यस और नो? इसे डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर है? ये दो स्टेटमेंट लिखो बेटा, फिर क्या होता है एक्सपेरिमेंट, फिर बात करते हैं। लिखो बेटा, स्टेटमेंट लिखो, दो स्टेटमेंट लिखो इसके बारे में। द सेटिस्फैक्शनरी एक्सप्लेनेशन, the satisfactory explanation, the satisfactory explanation, the satisfactory explanation about position of the satisfactory explanation about position of fundamental particles of atom, the satisfactory explanation about position of fundamental particles of atom, the satisfactory explanation about position of fundamental particles of atom, about position of fundamental particles of atom, ब्रैकेट में लिखो EPN, शॉर्ट में EPN, यानी किसकी बात करें बेटा अपन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की EPN लिख लिए। द सेटिस्फैक्शनरी एक्सप्लेनेशन अबाउट पोजीशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम फर्स्ट टाइम गिवन बाय रदरफोर्ड, लिख लिए। फर्स्ट टाइम गिवन बाय रदरफोर्ड। चलिए चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो। Rutherford explain, Rutherford explained the structure of atom. Rutherford explained the structure of atom by alpha scattering experiment और बोर्ड पे लिखा है बेटा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम बाय अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, बाय अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। नहीं बेटा, रदरफोर्ड के स्टूडेंट ने नहीं किया था, किया तो रदरफोर्ड ने ही था। क्लियर है? उसी एक्सपेरिमेंट की स्टडी क्या की थी? आगे स्टूडेंट ने की थी बेटा। बात समझ में आ गई? लेकिन मेनली किसने बताया था? रदरफोर्ड ने ही बताया था, ये ध्यान रखना। ओके, जहां आप पढ़ते हो, जिन बुक्स में पढ़ते हो, आधी दूरी बातें होती है, इसलिए मैं उन बुक्स का आपको रेफरेंस नहीं देता। आ गया समझ में? क्लियर है? आपको जो स्टेटमेंट लिखा दिया जाए कॉपी में वो आपके लिए बिल्कुल ग्रंथ है बेटा, एक इससे बाहर कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो अपने लिए फिक्स स्टैंडर्ड है बेटा, ये ध्यान रखना। ओके, तो ये ध्यान रखना, अलग अलग बुक्स में अलग अलग आता है, लेकिन उसमें आधी दूरी बातें आती है, ध्यान रखना बेटा। ओके चलो बेटा, तो अपन ने क्या कहा? रदरफोर्ड ने क्या किया? इसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से एटम के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया था। ओके बच्चों, क्या था ये एक्सपेरिमेंट? मेरे साथ साथ डायग्राम ना बेटा, टाइम पास की जरूरत है क्या?
ठीक है, साथ साथ डायग्राम बनाओ फिर इसे समझते हैं। ओके चलो, कैसे होता है मेरे साथ साथ डायग्राम बनाओ एक। फिर समझते हैं क्या होता है, कैसे होता है। साथ साथ डायग्राम बनाओ बच्चों। चलो बेटा एक बार बोर्ड पे देखना, इस डायग्राम को बेटा समझते हैं क्या होता है, फिर डायग्राम को कंप्लीट करना है। ओके कैसे करना, क्या करना, समझना बेटा। देखो बच्चों एक्चुअल में क्या किया, एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने क्या किया गया,
गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। ओके, ये एक्सपेरिमेंट क्या था बच्चों, इसमें कौन कौन सी चीजें यूज की गई, क्यों यूज की गई, उसका क्या यूज था, क्या रिजल्ट था, 1 बाय 1 समझना अच्छे से। ओके, दिमाग में यही सेट हो जाएगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए समझना। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल की रेज यूज की, यानी बीम, जैसे टॉर्च की लाइट अपन पास करते हैं बेटा। ओके, क्या कहा, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल की रेज पास की। ओके, ठीक है, किस पर पास की बेटा, गोल्ड फॉइल। ये थिन गोल्ड फॉइल थी, पतली सी, यानी जो गोल्ड होता है बेटा उसकी प्लेट टाइप से थी, पन्नी टाइप से थी, पेज टाइप से था। ओके, ठीक है, बीच में इन्होंने क्या किया, लेड प्लेट यूज की। बच्चे के दिमाग में सर ये ऐसा क्यों किया इन्होंने, ये क्यों यूज किया, तो बेटा क्या किया था, तो लाइट को एक जगह फोकस करने के लिए। किस लिए यूज किया, लाइट को एक जगह फोकस करने के लिए। जैसे अपन देखते हैं बच्चों, क्या, जैसे बल्ब होता है, एलईडी बल्ब होता है, इसकी लाइट हर जगह फैलती नहीं फैलती, फैलती है बेटा। लेकिन टॉर्च होता है या रेजर लाइट होता है, हमें पता वो एक जगह फोकस करती नहीं करती, करती है, क्योंकि उसके चारों तरफ बाउंड्री होती है। यस और नो, वो उसे साइड में पास होने देती है क्या, नहीं, वो एक जगह फोकस करता नहीं करता, एक जगह फोकस करता उसे। समझ में आ गया, क्लियर है। तो लेड प्लेट जो इन्होंने यूज की वो किस लिए यूज की थी बच्चों, यानी बीच का जो पोर होता है उसमें से जो लाइट जा रही है, रेज जा रही है, वो एक जगह फोकस रहे बच्चों। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, यानी इन्होंने देखा कि इसके चारों तरफ, ये जैसे गोल्ड प्लेट है, इसके चारों तरफ इन्होंने एक लेयर यूज की, जेडएनएस लेयर यूज की। बच्चे के दिमाग में आना चाहिए सर ये जेडएनएस लेयर क्यों यूज की, तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, पता करने के लिए कि अल्फा पार्टिकल की रेज इस साइड में गई है। कैसे, एक्चुअल में क्या होता है, अल्फा पार्टिकल हमें पता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ये बहुत माइक्रो पार्टिकल है या नहीं है बच्चों। अरे डायरेक्टली इधर जा रहे हैं, हम डायरेक्टली इनको देख सकते हैं क्या, नहीं बच्चों, क्योंकि रेज की फॉर्म है बेटा, बहुत फास्टली मूव करेंगे और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हमें पता नहीं चलता, डायरेक्टली इनको देख नहीं सकते, इनको सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है, ठीक है। और बच्चा कहेगा सर जेडएनएस लेयर का फिर क्या फायदा है, जेडएनएस लेयर का फायदा ये है बच्चों, जैसे आप देखते हो वेल्डिंग केस होता है, अरे वेल्डिंग करते हैं, देखा होगा, जैसे ही मेटल पे क्या करते हैं, जैसे आयरन होता है बच्चों, उस पर क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिक स्टिक लगाते हैं, तो उससे आर्क, अरे आर्क प्रोड्यूस होता नहीं होता, स्पार्किंग होती है बेटा। यस और नो, वैसे ही क्या होता है, एक्चुअल में सेम केस यहाँ पर होता है कि एक्चुअल में क्या होता है, अल्फा पार्टिकल की रेज किधर पास हो रही है उसे पता नहीं चलता, लेकिन जिस पॉइंट पर अल्फा पार्टिकल क्या करेगा, जेडएनएस की लेयर से कोलिजन करता है, टकराता है, वहां पर स्पार्किंग होती है, आर्क प्रोड्यूस होता है। समझ में आ गया, लाइटिंग होती है तो पता चल जाता है, इसका मतलब पार्टिकल ने यहाँ कोलिजन की है, मतलब इस साइड में आया तभी तो यहाँ पर कोलिजन की है। समझ में आ गया, क्लियर है, यस और नो। तो जेडएनएस की साइड में बाउंड्री लगाई, इसका यूज ये था बच्चों। समझ में आ गया, इसका यूज क्या था, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, देखो बेटा मैंने क्या लिखा है, मैक्सिमम अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल, यानी जब अल्फा पार्टिकल की रेज पास कर रहे थे तो इन्होंने देखा मैक्सिमम लाइटिंग क्या होती है, सामने होती है, 180 के एंगल पर होती है। क्लियर है, अरे मैक्सिमम लाइटिंग कहाँ होती है, सामने वाले पॉइंट पर होती है। मैक्सिमम लाइटिंग सामने वाले पॉइंट पर हो रही है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, 99% लाइटिंग सामने वाले पॉइंट पर हो रही है, इसका मतलब मैक्सिमम 99% पार्टिकल क्या हो रहे हैं, सामने कोलिजन कर रहे हैं। यस और नो, इसका मतलब सामने कोलिजन क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो रहे हैं। यस और नो, तो मैंने क्या कहा, मैक्सिमम अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल, डिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, डाइवर्ट हो जाना। क्लियर है, ये सीधे पास हो रहे हैं, तो ये बताओ ये डाइवर्ट हुए क्या, नहीं बच्चों, तो इनको क्या बोला है, मैक्सिमम अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल, इसका मतलब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो सीधे पास हो गए थे, वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए, उन्होंने डायरेक्शन चेंज नहीं करी। क्लियर है बेटा, ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ लाइटिंग इस एंगल पर होती है, कुछ यहाँ होती है, इसका मतलब इन्होंने देखा, इसका मतलब क्या, कुछ अल्फा पार्टिकल किसी एंगल पर होते जाते हैं बेटा। क्लियर है, सम लेस डिफ्लेक्टेड, कुछ लेस डिफ्लेक्टेड यानी थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट होते हैं, किसी एंगल से डाइवर्ट हो जाते हैं। अरे सीधी सी बात है, यहाँ से एंगल देखें तो एंगल कुछ कम है या नहीं है, यानी समथिंग मान लो 60 का मान लो, ये 120 का मान लो, तो कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे होते हैं जो ऑलमोस्ट 45, 60 या 120 के एंगल पर क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। इसका मतलब इन्होंने कहा कुछ अल्फा पार्टिकल किसी एंगल की तरफ चले जाते हैं। क्लियर है बच्चों। फिर इन्होंने क्या कहा, यानी ये देखो डायरेक्शन जाने की है, ये डायरेक्शन आने की है। इन्होंने क्या कहा, फ्यू हाईली डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल, फ्यू हाईली डिफ्लेक्टेड यानी बहुत कम, हाईली डिफ्लेक्टेड बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट होते हैं। बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन से आए थे वापस उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। क्लियर है बेटा, ठीक है। पहली बात तो बच्चा सोचे सर ये पता कैसे चलेगा कि जैसे कुछ पार्टिकल इधर से आ रहे थे वापस उधर ही चले गए, जबकि ये तो दिखाई तो देते नहीं है। फिर कैसे ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्व किया बेटा इन्होंने, मतलब एनालिसिस दिया, आइडिया दिया कि समथिंग 20,000 में से कोई एक पार्टिकल, ऑलमोस्ट इन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट 20,000 में से कोई एक पार्टिकल जिस डायरेक्शन से आता है उसी डायरेक्शन में वापस चला जाता है। ओके, इसका देखो पता कैसे चला, इन्होंने आइडिया लगाया क्या
कि पर सेकंड जितने अल्फा पार्टिकल यहाँ से पास होते हैं, सपोज करो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ओके, समथिंग मान लो 100 पार्टिकल मान के चलते हैं अपन समझने के लिए कि पर सेकंड ये 100 पार्टिकल यहाँ से पास हो रहे हैं बेटा, ठीक है। और मान लो यहाँ पर लाइटिंग होगी, अल्फा पार्टिकल अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक कोलिजन करेगा तो हमें पता है बच्चों क्या करेगा, अरे लाइटिंग होगी नहीं होगी, होगी। अब सपोज करो 100 पार्टिकल यहाँ से पास हुए थे तो पर सेकंड लाइटिंग भी 100 होनी चाहिए बच्चों, लेकिन अगर 99 हुई लाइटिंग तो ये बताओ इसका मतलब 1 अल्फा पार्टिकल कहाँ चला गया, ये जो बीच का फ्री स्पेस है इसका मतलब इसमें चला गया है, समझ में आ गया। क्योंकि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बच्चों लेयर है, अगर यहाँ पर कोलिजन करता तो लाइटिंग होती, स्पार्क प्रोड्यूस होता, आर्क प्रोड्यूस होता, यस और नो। इसका मतलब 99 टाइम लाइटिंग हुई है पर सेकेंड है, इसका मतलब एक अल्फा पार्टिकल ने कोलिजन नहीं की, इसका मतलब क्या हुआ, जिधर से आया था वापस उधर ही चला गया, बीच का जो फ्री स्पेस है इसमें से पास हो गया, समझ में आ गया। तो ऐसा जो केस होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, क्लियर है। तो इन्होंने क्या कहा, फ्यू बहुत कम, न के बराबर, फ्यू हाईली डिफ्लेक्टेड क्यों बोला बच्चों, क्योंकि डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है। देखो जिस डायरेक्शन से आ रहे हैं वापस उसी डायरेक्शन में चले गए, एंगल कितना हुआ, कितने का हुआ बेटा, कितने का हुआ, 0 का, तो बेटा सामने वाला है, बात समझ में आई। यहाँ से अगर स्टार्ट किया बेटा, देखो जिधर से आ रहे वापस उधर ही पास हो गए बेटा, ठीक है। एंगल अपन देखते हैं बेटा, देखो सामने वाला एंगल फिलहाल क्या, अरे एक ही एंगल, ये एंगल 0 बेटा, क्लियर है। अब इधर से आ रहे एंगल इधर से देखोगे वापस इधर ही जा रहा वापस, तो एंगल कितने का हो गया, 180 का बेटा। कहने का मतलब क्या बेटा, ठीक है। तो कहने मतलब क्या, कुछ एंगल कुछ पार्टिकल सीधे चले गए, ठीक है। चाहे एंगल अगर इसके रेस्पेक्ट में आप सीधे कंसीडर करोगे तो 0 हो गया, तो इसको 180, या फिर ये 0 मानोगे तो ये 180। मेरा कहने का मतलब क्या, समझ में आया। लेकिन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग याद रखना बेटा, आपको क्या करना है, जिस डायरेक्शन से आ रहे थे वापस से उसी डायरेक्शन में वापस चले गए, समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर है, ठीक है। तो इन्होंने काफी सारे ऑब्जर्वेशन बताए, काफी सारे रिजल्ट्स बताए, क्या कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, सीधे पास हो जाते हैं, ओके, यानी डिफ्लेक्शन नहीं होता, क्लियर है। फिर इन्होंने क्या कहा, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। और बहुत कम अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, जिस डायरेक्शन से आते हैं उसी डायरेक्शन में वापस चले जाते हैं, ओके। तो जैसे ये बता रहे थे तो साइंटिस्ट ऐसे सर पकड़ के बैठ गए, ये क्या बता रहे हैं, ओके। इन्होंने हमें बुलाया तो किस लिए था, कि मैं एटम के स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, ओके। इन्होंने क्या बोला था रदरफोर्ड ने, कि एटम की स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अल्फा पार्टिकल उधर चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा, अब बकवास बंद करो, हमें मतलब नहीं है अल्फा पार्टिकल किधर चले गए, हमें तो ये बताओ एटम कैसा होता है, समझ में आया। आपने जब बोला है कि मैं एटम की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा तो एटम कैसे होता है, तो इन्होंने कहा चुप करो, मुंह बंद करो और आप समझना अच्छे से, ठीक है। ख्याल रखो, ये तो मेरा बेसिक एक्सपेरिमेंट था, क्लियर है। अब तुम्हारे जैसे जो मंद बुद्धि वाले लोग हैं, उन बाकी साइंटिस्ट को कहा कि तुम्हारे जैसे मंद बुद्धि, आप लोगों के लिए नहीं कर रहा हूं, आप तो बहुत टैलेंटेड हो, बाकी साइंटिस्ट को कहा कि तुम्हारे जैसे जो मंद बुद्धि वाले स्टूडेंट है उनके लिए मैंने ऐसे लॉलीपॉप डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने भी यही कहा कि समझना बेटा, अब सारे लाइन से बैठ जाओ और चुपचाप समझ से जाना। क्या इन्होंने क्या कहा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, ये तो नो डाउट इनका मेन एक्सपेरिमेंट था, क्लियर है। लेकिन बाकी साइंटिस्ट ने बोला कि अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, टेढ़े जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, हमें क्या मतलब है, हमें ये बताओ एटम कैसा है, क्लियर है। तो ये लो इन्होंने क्या कहा, ये लो नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, आपके सामने एटम पेश कर दिया मैंने, ओके। इन्होंने क्या कहा, अब इन्होंने डिटेल से डायग्राम बनाया, ये तो क्या है, अल्फा पार्टिकल रेज या बीम, ये तो क्या है बेटा, अल्फा पार्टिकल बीम है या फिर रेज है, क्लियर है। इन्होंने क्या कहा, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे जाते हैं, इसका मतलब एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, वैकेंट होता है, ओके। प्रैक्टिकली समझना बेटा, एक सीधी सी बात है बेटा, इधर ध्यान दो। सपोज करो ये मार्कर है, ओके। इस मार्कर की अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो मान लो सामने मान लो गेट है बेटा, ओके, दरवाजा है रूम का, तो मैं क्या करूंगा, अगर जो गेट है वो क्लोज है बेटा, वो अगर क्लोज है तो क्या करूंगा, अगर इस मार्कर को फेंकूंगा तो ये बताओ वो गेट से कोलिजन करके वहीं रहेगा नहीं रहेगा, अरे बाहर जा पाएगा क्या, नहीं बच्चों, क्यों, क्योंकि वो ओपन नहीं था, समझ में आ गया, बीच में बैरियर था, उससे कोलिजन करके ये मार्कर वहीं पर रह जाएगा, यस और नो, क्लियर है। सेकंड कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूं, मैंने गेट को ओपन कर दिया, गेट को ओपन कर दिया, अब अपन मार्कर को फेंकेंगे तो ये बताओ बच्चों क्या होगा, अरे सीधा पास होगा नहीं होगा, होगा बच्चों। यही बात इन्होंने कही, क्या कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो जाते हैं, इसका मतलब इनके पाथ में कोई बैरियर नहीं होता, यस और नो, इनके पाथ में बैरियर नहीं होता, इसका मतलब एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, वैकेंट होता है, समझ में आया। अरे इसलिए तो मैं कहता हूं साइंस इसीलिए तो कहते हैं माइंड का गेम है बेटा, ओनली माइंड गेम है, सब कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी सब कुछ दिखाई देता है, समझ में आ गया, यानी फील कर सकते हैं, इट मींस, इसका मतलब खाली दिमाग लगा के बोल सकते हैं, इसका मतलब ऐसा हो रहा है, तभी तो माइंड का गेम है बेटा, समझ में आ गया। अरे पहले के साइंटिस्ट ने आपने सुना होगा बेटा, जैसे आइंस्टीन है, चाहे कई सारे साइंटिस्ट है,
वो पूरी रात एक्सपेरिमेंट करते थे। अरे देखा नहीं, सुना नहीं, बुक्स में पढ़ा तो होगा बेटा कि पूरी रात एक्सपेरिमेंट करते थे, कई साल लगा देते थे। जैसे पढ़ा होगा मेंडल ने फर्स्ट लॉ मान लो इस टाइम दिया था, उसके 2 साल बाद सेकंड लॉ दिया। अरे बाकी 2 साल कहाँ से लगे, घूमने चले गए थे क्या? नहीं बेटा, कोई सेकंडों में एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट थोड़ी आता, कई मंथ तक, कई ईयर्स तक, कई सालों तक एक्सपेरिमेंट करते हैं बेटा, तब जाके फाइनल कंक्लूजन आता है। ओके, और फिर उसको रिजल्ट की फॉर्म में शो करते हैं कि ऐसा हो रहा है। यानी कई रात तक एक्सपेरिमेंट करते हैं, लगातार ऑब्जर्वेशन करते हैं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। और मैक्सिमम साइंटिस्ट की जब स्टडी लाइव पढ़ते हैं तो वो नाइट स्टडी करते थे, नाइट वर्क ही करते थे, ताकि जब घर वाले सो जाते थे खा पी के चुन लेके आराम से, तो वो आराम से पिन ड्रॉप साइलेंस में स्टडी करते थे। ओके, आइंस्टीन के बारे में तो फेमस है, वो तो अपना गेट भी बंद रखते थे, अपनी वाइफ को यहाँ तक कह के रखते थे कि खाना जब बन जाए तो मुझे डिस्टर्ब मत करना, गेट के नीचे से प्लेट पास कर देना, जब मेरा डाइवर्ट ध्यान हटेगा तो मैं अपने आप खा लूंगा। ठीक है, तो बोले जब सुबह वो देखते थे एक्सपेरिमेंट पूरा होता था, तो बोले प्लेट खाली रहती थी, तो उन्हें याद ही नहीं रहता था कि मैंने खाया किसने खाया। तो बोले उसकी वाइफ ने 1-2 बार देखा कि बिल्ली होती थी, घर में बिल्ली पाली थी, वो खाना खा जाती है, और उनको ये भी होश नहीं रहता था कि मैंने खाया, उसने किसने खाया था। ये बोला प्लेट तो खाली पड़ी है, शायद मैंने खाया होगा। ऐसे साइंटिस्ट होते थे। बोलते ना जीनियस में और मेंटल में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, और ये बात सच है बेटा। ठीक है, तुम दुनियादारी में कितने इंटेलिजेंट हो, इसका मतलब ये काम तुम्हारा दुनियादारी में चलता है, और जो दुनियादारी से अलग होता है वो अलग ही होता है। समझ में आ गया? क्लियर है? ऐसा नहीं मेंटल बन जाओ, ठीक है, हाँ बाल बिखेर लो आइंस्टीन की तरह, ऐसे बन जाओ कि मैं जीनियस हूँ। ठीक है, कोई बात, जैसे हो बेटा अच्छे हो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा, देखो साइंस, यही तो साइंस है बेटा, हर चीज दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कैसे, अगर आपके दिमाग में बटन है तो आंखें है। ठीक है, कैसे होता क्या होता समझना इस चीज को। तो मैंने क्या कहा, इन्होंने बोला मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो रहे हैं, इसका मतलब एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या है, एम्प्टी है, वैकेंट है बच्चों। ओके, जैसे मैंने मार्कर वाला एग्जांपल दिया, अगर इसका मैं सीधा फेंकूंगा मार्कर को, अगर सीधा फेंकूं तो क्या होगा, बीच में अगर कोई बैरियर नहीं है तो सीधा पास होगा नहीं होगा, अगर बैरियर है तो उससे कोलिजन करके यहीं रह जाएगा। यस और नो? क्लियर है बेटा? ओके, ठीक है। फिर साइंटिस्ट ने कहा कोई बात नहीं, मान लेते हैं, आपने कहा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल इस वजह से सीधे पास हो जाते हैं क्योंकि एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, वैकेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं। ओके, तो अब बताओ, अब ये बताओ, आपने कहा कुछ अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, इसका रीजन क्या है। तो इन्होंने क्या कहा, बिल्कुल अब इस बात को समझो और इस बात को सुनना। इन्होंने क्या कहा, यानी जो अल्फा पार्टिकल है, ये तो पता पहले चल गया था, बाई पॉजिटिव जो हीलियम न्यूक्लियस होता है, यस और नो। अरे अल्फा पार्टिकल बोलते नहीं बोलते। इन्होंने क्या कहा कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये तो पहले ही पता चल गया था, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या होता है, जब इस एटम की तरफ जाता है तो कुछ डिस्टेंस तक तो इसके पास जाता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि ये रिपल्सन फील करता है। तो पूछा रिपल्सन फील क्यों करता है, तो इस वजह से फील करता है, इसका मतलब है एटम में जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसके सेंटर में होगा। समझ में आ गया? अरे जितना भी पार्ट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्ट इसके सेंटर में प्रेजेंट होगा। इसी वजह से क्या होता है, अल्फा पार्टिकल की जो रेज है एक डेफिनेट डिस्टेंस तक तो क्या होता है, एटम की तरफ जाती है, लेकिन जब इस सेंट्रल पार्ट के बहुत ज्यादा पास चली जाती है तो पॉजिटिव में रिपल्सन की वजह से क्या होता है, डायरेक्शन चेंज करती है। जैसे मैग्नेट वाला एग्जांपल है बेटा, जैसे मान लो सेम पोल है बेटा, एन पोल देखते हो तो क्या होगा, 2 मैग्नेट है, आप उनको एक दूसरे की तरफ लेके आ रहे हो, तो कितना भी फोर्स लगा दो बेटा, एक फिक्स पॉइंट तक तो क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। अचानक आप देखते हो डायरेक्शन चेंज होती नहीं होती। सेम केस यही है बच्चों। ओके, क्या अल्फा पार्टिकल को इसकी तरफ पास करेंगे तो एक डिस्टेंस तक तो क्या होगा, इसकी तरफ पास होगा, ये क्लियर है। लेकिन हमें पता है एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर क्या होगा, ये रिपल्सन फोर्स फील करेगा, तो क्या होगा, सेम चार्ज की वजह से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब इन्होंने क्या कहा, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, जब एटम की तरफ मूव करते हैं तो एक डिस्टेंस तक तो एटम की तरफ मूव करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि ये रिपल्सन फील करने लगते हैं, रिपल्सन फील करते हैं। इसका मतलब है जब ये इसके न्यूक्लियस के पास जाने की कोशिश करते हैं, सेंटर के जो सेंट्रल पार्ट है उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, तो रिपल्सन फोर्स फील करते हैं, क्योंकि सेंट्रल पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है? तो इन्होंने क्या कहा, यानी इसका एटम का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज पार्ट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होता है, जिसको इन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया था। क्लियर है बेटा? ओके, ठीक है। फिर इनसे पूछा गया, ठीक है मान सकते हैं, आपने कहा बहुत कम यानी नेग्लिजिबल अल्फा पार्टिकल जिस डायरेक्शन में आते हैं उसी डायरेक्शन में वापस ले जाते हैं, कोई इनको रीजन तो होना चाहिए ना। अरे कौन को रीजन तो होना चाहिए। आपने कहा बहुत कम, समथिंग 20,000 में से कोई 1, यानी बहुत कम नेग्लिजिबल अल्फा पार्टिकल जिस डायरेक्शन से आते हैं उसी डायरेक्शन में वापस चले जाते हैं। इसका क्या रीजन हो सकता है, तो इन्होंने क्या कहा, एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है जिसको मैंने न्यूक्लियस बोला है,
वो हार्ड होता है, सॉलिड होता है। ओके, हार्ड होता है, सॉलिड होता है, और क्या होता है, उसका जो कवर्ड वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है। मैंने क्या कहा, यानी जो बीच का हार्ड पार्ट है इसका कवर्ड वॉल्यूम क्या होता है, एटम के टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। हमने क्या बोला, एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, एम्प्टी होता है, वैकेंट होता है। यस और नो? इसका मतलब मैक्सिमम पार्ट तो क्या होता है, फ्री होता है, एम्प्टी होता है, वैकेंट होता है। बीच का जो सेंट्रल पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं वो हार्ड होता है। क्लियर है? और इसका जो कवर्ड पार्ट है, जो हार्ड पार्ट है, वो एटम के टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। क्लियर है? और जब अल्फा पार्टिकल इस सेंट्रल पार्ट से कोलिजन करता है तो क्या करता है, यानी हार्ड पार्ट से कोलिजन करने की वजह से जिस डायरेक्शन से आता है उसी डायरेक्शन में वापस चला जाता है। ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल है बेटा, जैसे मान लो एक तो वॉल है, दीवार है, एक ये कर्टन है, पर्दा है। एक बॉल को अपन क्या करेंगे बेटा, एक तो वॉल पे कोलिजन करवा रहे हैं, एक क्या कर रहे हैं, इस कर्टन पर, पर्दे पर कोलिजन करवा रहे हैं। तो ये बताओ, कोलिजन करके वापस उसी डायरेक्शन में किस कंडीशन में आएगी, कर्टन वाली कंडीशन में या वॉल वाली कंडीशन में? वॉल वाली, क्योंकि एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स है, एक्शन होता है ना, न्यूटन का लॉ। बेटा क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगेगा। समझ में आ गया? क्योंकि वॉल क्या हार्ड है बेटा। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स क्या ज्यादा अप्लाई होगा तो वापस इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। क्लियर है? जो कर्टन होगा वो वापस क्या करेगा, एक्शन के बदले रिएक्शन, वापस फोर्स नहीं लगा पाएगा तो बॉल क्या रहेगी, ऑलमोस्ट वहीं पर रह जाएगी, नीचे गिर जाएगी। यस और नो? तो यही बात इन्होंने कही कि बीच का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, सेंट्रल पार्ट, जिसको हमने न्यूक्लियस बोला, ये क्या होता है, हार्ड होता है, सॉलिड होता है। क्लियर है? और जब क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल इस सॉलिड पार्टिकल से कोलिजन करता है, सॉलिड पार्ट से कोलिजन करता है, तो क्या करेगा, ये सॉलिड होने की वजह से, हार्ड होने की वजह से वापस उसी डायरेक्शन में वापस चला जाता है। क्लियर है? अब इन्होंने कहा कि आपने ये कैसे कहा कि ये जो बीच का जो पार्ट है उसका कवर्ड वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। क्यों नेग्लिजिबल? इसी वजह से तो होता है क्योंकि वापस जाने वाले पार्टिकल का नंबर भी नेग्लिजिबल है। यस और नो? अरे सीधी सी बात है बेटा। कैसे? जैसे मान लो एक बड़ी सी वॉल है, आपसे बोले क्या, मान लो एक बड़ी सी वॉल है तो कई सारे मार्कर मैं फेंक रहा हूं, तो आपसे बोले कितने मार्कर्स इसको मतलब साइड करके इसकी बजाय साइड से पास हो जाएंगे, तो वॉल की साइज अगर ज्यादा है तब तो क्या होगा बच्चों, हमें पता है मैक्सिमम पार्टिकल तो टकरा के यही रह जाएंगे, नहीं रह जाएंगे, रह जाएंगे। क्लियर है? अब मैंने बोला क्या, वॉल को मैंने क्या किया बच्चों, जैसे मैंने बीच में एक, मान लो एक फिक्स मैंने पॉइंट फिक्स कर दिया, मैंने पॉइंट फिक्स कर दिया कि इस फिक्स पॉइंट पर, छोटे से पॉइंट पर कितने मार्कर कोलिजन कर सकते हैं। तो बीच का पॉइंट अगर नेग्लिजिबल साइज का है बेटा तो उससे कोलिजन करने वाले पार्टिकल भी नेग्लिजिबल होंगे, नहीं होंगे? होंगे बेटा। यही बात इन्होंने कही कि बहुत रेयर केस में पार्टिकल कोलिजन करके वापस उसी डायरेक्शन में क्यों जाते हैं, क्योंकि बीच का जो पार्ट है उसकी साइज बहुत कम होती है। यस और नो? तो इससे कोलिजन करने वाले पार्टिकल का नंबर भी क्या होगा, बहुत कम होगा। यस और नो? अगर ये ज्यादा एरिया को कवर करता तो सीधी सी बात है कोलिजन करने वाले पार्टिकल का नंबर ज्यादा होता या नहीं होता? होता बच्चों। क्लियर है? लेकिन बीच का जो पार्ट है, इसका न्यूक्लियस है, इसकी खुद की साइज बहुत कम होती है, खुद की साइज बहुत कम होती है, तो इससे कोलिजन करने वाले पार्टिकल का नंबर क्या होगा, बहुत कम होगा। तो कोलिजन करके वापस उसी डायरेक्शन में जाने वाले पार्टिकल का नंबर क्या होगा, बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? इस वजह से इन्होंने क्या किया, एटम के बारे में काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इन्होंने बताए। क्या? एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, वैकेंट होता है। क्लियर है? एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज पार्ट, इसके सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होता है, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस है इसका जो कवर्ड वॉल्यूम है वो एटम के टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ठीक है। और इन्होंने क्या कहा, ये जो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है इसका मतलब प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होंगे और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्विंग करेंगे। क्लियर है? ये जो स्टेटमेंट मैंने बोले बेटा, कल इसको पॉइंट टू पॉइंट में लिखाऊंगा। यहाँ तक ठीक है? यस और नो? यस और नो? क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत प्रिंस सभी? ये जो मैंने डायग्राम एक्सप्लेन किया बेटा रिजल्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यस और नो? तो कल इसके जो रिजल्ट्स है वो अपन कल मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखा दूंगा, क्या होता है, कैसे होता है। क्लियर है? ये डायग्राम को कंप्लीट करो बेटा, कल इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।